फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो क्लास है हमारी दोस्तों वो आर्टिकल राइटिंग जो टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा घुमा हुआ टॉपिक होता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बहुत ही ईजी वे के अंदर आपको मैं इसे समझा दूँ और आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल राइटिंग क्या है और हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आर्टिकल राइटिंग का पार्ट 1 है, जिसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि भाई आर्टिकल राइटिंग है क्या। आर्टिकल राइटिंग हम किसको कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिकल राइटिंग। सो इट इज़ बेसिकली अ कंपोजिशन ऑफ आइडियाज़। मतलब हमारे जो आइडियाज़ होते हैं उनका जो कंपोजिशन है उसको हम आर्टिकल राइटिंग कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमारे आइडियाज़ हो सकते हैं, हमारा ओपिनियन हो सकता है। अगर देखा जाए तो आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड हमारे कई सारे कंपोजिशंस होते हैं। जैसे स्पीच भी आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड होता है, डिबेट भी आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड होता है, आर्टिकल भी आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन सब में एक बारीक लाइन होती है जो उनको एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। हालांकि आपके सिलेबस में डिबेट नहीं है, ना ही आपके सिलेबस के अंदर क्या नाम है स्पीच है, ना तो डिबेट है आपके सिलेबस के अंदर और ना ही स्पीच है। तो हमारे लिए ये चीज़ आसान है, डोंट वरी, हमें आर्टिकल राइटिंग ही करना है खाली, ठीक है। और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करके कराऊंगा, डोंट वरी, मैं इसको शॉर्टली नहीं कराऊंगा, मैं इसको एक्सपेंड करके कराऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे मैक्सिमम इसके 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आर्टिकल राइटिंग कराऊंगा कि जो स्टूडेंट सेल्फ कंपोजिशन कर सकते हैं वो कैसे करें, और अगर किसी को सेल्फ कंपोजिशन नहीं आती है और उसे लर्न करके करनी है चीज़ें तो वो किस तरीके से उसको करेगा, हम दोनों तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं बात करता हूँ, मैंने बोला आपको इट इज़ बेसिकली अ कंपोजिशन ऑफ आइडियाज़। की आर्टिकल राइटिंग क्या है, कंपोजिशन है किसका, आइडियाज़ का। तो हमारे जो आइडियाज़ होंगे वो या तो हमारे पॉजिटिव आइडियाज़ हो सकते हैं या हमारे नेगेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, इवन हमारे न्यूट्रल आइडियाज़ भी हो सकते हैं। अब आइडियाज़ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉल्यूशन क्या है, एक प्रॉब्लम है, तो वो हमारे नेगेटिव आइडियाज़ हो गए, तो हमारा वो एक तरीके से नेगेटिव आर्टिकल हो गया। उसी जगह पे मैं चाइल्ड लेबर की बात करूँ तो वो भी एक तरीके से हमारा नेगेटिव आर्टिकल में ही आएगा। आई कैन टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स जो प्रॉब्लम में आती हैं, वो सारी हमारी नेगेटिव आर्टिकल में फॉर्म हो सकती हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की, योगा की, मेडिटेशन की, इन सारी चीज़ों की, तो ये सब पॉजिटिव में आएगा। और न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जो पूरे तरीके से पॉजिटिव भी नहीं होता और पूरे तरीके से नेगेटिव भी नहीं होता। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, हालांकि देखा गया है कि न्यूट्रल टॉपिक्स जो होते हैं वो डिबेट के अंदर आते हैं। तो आपके में मुश्किल है कि कोई न्यूट्रल टॉपिक आएगा, या तो पूरा प्रॉब्लम पे ही लिखने के लिए आएगा या किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पे ही लिखने के लिए आएगा। लेकिन स्टिल मैंने बता दिया है कि न्यूट्रल टॉपिक्स आपके क्या होते हैं, जहाँ पे आप किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में लिख रहे हो जो पूरे तरीके से ना तो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। अब मैं आप लोगों को 3 पार्ट्स में आर्टिकल राइटिंग क्यों कराऊंगा, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम ये करेंगे कि अगर हम प्रॉब्लम के ऊपर आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं और सेल्फ कंपोजिशन करेंगे तो वो कैसे होगा। जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर हम इंपॉर्टेंस के ऊपर आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंस के ऊपर लिख रहे हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम सेल्फ कंपोजिशन कैसे करेंगे। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा पार्ट 3, उसमें मैं बताऊंगा कि अगर किसी को लिखना नहीं आ रहा है तो वो कौन सी ऐसी लाइन्स है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके और थोड़ा बहुत चेंज करके अपने आर्टिकल को लिख सकता है, चाहे प्रॉब्लम पे हो चाहे इंपॉर्टेंस पे हो। तो किस तरीके से मैं आपको कुछ फिक्स लाइन्स पार्ट 3 के अंदर दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट 1 की, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 पे मैं बात करने वाला हूँ ब्लूप्रिंट। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया कि ब्लूप्रिंट हमारा क्या होता है, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ब्लूप्रिंट का मतलब है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड, दीज थिंग्स आर कॉल्ड ब्लूप्रिंट्स, ठीक है। तो अब हम आर्टिकल राइटिंग के ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ब्लूप्रिंट में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब कि अगर मैं कभी भी कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ और वो किसी भी एक प्रॉब्लम के ऊपर है, लेट्स से वो पोल्यूशन के ऊपर है या चाइल्ड लेबर के ऊपर है या किसी दूसरी प्रॉब्लम पे है। डू यू हैव एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉब्लम? Guys, do you have an example of a problem? और ग्लोबल वार्मिंग
स्मोकिंग, चाइल्ड लेबर, और कोई, डाउरी, एनीथिंग एल्स, वुमेन सेफ्टी, वुमेन हरेसमेंट, और इसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट स्मोकिंग, चाइल्ड अब्यूज, है ना, रोड रेज, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, इजंट इट? ठीक है, ऑब्वियसली। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको टाइटल लिखना है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? टाइटल। ठीक है, अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आती कि टाइटल में कैसे लिखूं, तो नॉर्मली जो आपका बेसिक सा टॉपिक है आप उसको एज अ टाइटल वहां पे यूज कर सकते हो। तो दैट इज नॉट डिफरेंट थिंग। टाइटल आप स्मोकिंग लिख सकते हो, स्मोकिंग किल्स लिख सकते हो, चाइल्ड लेबर लिख सकते हो, पॉल्यूशन लिख सकते हो, पॉल्यूशन अ थ्रेट लिख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जिस तरीके से भी लिखना चाहते हो आप वहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट जो हम करते हैं यहाँ पे वो होता है बैकग्राउंड। मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस की थी, एक मैंने डिस्कशन क्लास ली थी आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, लास्ट वाली, तो उसमें मैंने बैकग्राउंड को डिस्कस किया था। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या होता है तो मैं एक बार बता देता हूँ बैकग्राउंड क्या होता है। देखो, अब हमारे को क्या करना है, बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट आर्टिकल के क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट आर्टिकल को करने की। तो वहाँ पे हमें टॉपिक को स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस नहीं करना है, वहाँ पे हमारे को इनिशियल लेवल पे डायरेक्टली टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं करना, सब्जेक्ट की बात नहीं करनी, हमारे को किसी ऐसी चीज़ की बात करनी है जिसको हम एज अ बैकग्राउंड ले सकते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड इन द केस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लो मैं चाइल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? चाइल्ड लेबर है। अब जब मैं चाइल्ड लेबर पे लिखूंगा तो अगर मैं चाइल्ड लेबर के बारे में डायरेक्टली इंट्रोडक्शन देता हूँ कि भाई चाइल्ड लेबर क्या है, तो दैट इज नॉट वेल। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखना होगा। व्हाट आई कैन टॉक अबाउट, बेसिकली आई कैन टॉक अबाउट इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड समहाउ जो बच्चे हैं वो फ्यूचर है कंट्री का, तो वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ नेशन। ठीक है, और फिर उसको हम डायरेक्टली रिलेट करेंगे किससे? चाइल्ड लेबर से। कहने का मतलब है हम डायरेक्टली चाइल्ड लेबर से ना स्टार्ट करते हुए क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे किसी भी ऐसे टॉपिक की, किसी भी ऐसी चीज़ की जो उस टॉपिक के रिलेशन के अंदर होगा। ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमिकल ग्रोथ की हम बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉल्यूशन के ऊपर, इफ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट व्हाट? पॉल्यूशन, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पॉल्यूशन के बारे में लिखते हुए व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट अबाउट the importance of being healthy, है ना, the importance of a good environment around us, है ना, इस चीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओवरऑल यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे आर्टिकल लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैकग्राउंड। हम सबसे पहले क्या करेंगे? बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। मतलब हम डायरेक्टली उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे, उससे पहले हम उसके रिलेशन में किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं इनडायरेक्टली, और फिर हम टॉपिक को उससे रिलेट कर सकते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने बैकग्राउंड लिखी। अब बैकग्राउंड लिखने के बाद हमारे को लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मैं ऑब्वियसली टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, और ये वाला जो हमारा पार्ट होगा बैकग्राउंड और सब्जेक्ट वाला, ये हमारा बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ होगा। अगेन मैं बता देता हूं, ये जो पार्ट होगा हमारा बैकग्राउंड और सब्जेक्ट वाला, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या आ सकता है? हमारी कॉमन लाइन्स आ सकती हैं। सबसे पहले हमारी ऑब्वियसली आर्टिकल राइटिंग जो करेंगे हम वो पैराग्राफ में करेंगे, और हमारे को मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स यहाँ पे डिवाइड करने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका बैकग्राउंड और सब्जेक्ट। अब मैं सेकंड पैराग्राफ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज है कॉमन लाइंस। अब देखो कॉमन लाइंस का मतलब क्या है? कॉमन लाइंस का मतलब होता है वो लाइंस जो आप ज्यादातर प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हो। लेट मी टेल यू, जैसे मान लो मैंने बोला इट इज अ बिग प्रॉब्लम। टेल मी मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं यहाँ पे? इट इज अ बिग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट हैज बिकम कॉमन दीज डेज, मेनी पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्स्ट कंडीशन ऑफ अ कंट्री। इस तरीके से मैं कुछ लाइंस लिख सकता हूँ। दे आर कॉल्ड व्हाट? कॉमन लाइंस। मतलब जो लाइंस मैं ज्यादातर प्रॉब्लम्स में यूज कर सकता हूँ कॉमनली, तो वो हमारी क्या होंगी? कॉमन लाइंस यहाँ पे होंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले आएगा आपका कॉमन लाइंस। ठीक है, अब कॉमन लाइंस के बाद हम क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा मुझे कॉमन लाइंस के बाद क्या आ सकता है? व्हाट वी कैन राइट आफ्टर कॉमन लाइंस? वी कैन टॉक अबाउट कॉजेज गाइज। कॉजेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं, क्या रीजन है कि वो प्रॉब्लम हो रही है,
वो आ जाएगा हमारा कॉजेस के अंदर, और कॉजेस के बाद आएगा हमारा इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगेन मैं बता देता हूं, जब भी हम किसी भी एक आर्टिकल को लिख रहे हैं तो हमारे आर्टिकल 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। एक हमारा पॉजिटिव आर्टिकल जहां पे हम किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा नेगेटिव आर्टिकल जहां पे हम किसी भी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तीसरा न्यूट्रल जहां पे कोई भी टॉपिक जो है वो पूरे तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। और जब हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो हमारी को डायरेक्टली सब्जेक्ट की बात नहीं करनी, बल्कि बैकग्राउंड को लेना है। बैकग्राउंड का मतलब कुछ ऐसा जो उस टॉपिक के रिलेशन में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था रिसेंटली कि अगर हम चाइल्ड लेबर टॉपिक के ऊपर लिखने वाले हैं तो हम बैकग्राउंड में बच्चों की इनोसेंस के बारे में, नेशन की ग्रोथ के बारे में, हमारे कंट्री के फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, और फिर हम डायरेक्टली उसको चाइल्ड लेबर से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे चाइल्ड लेबर जो है वो हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है उसको कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब कॉमन लाइंस मैंने बताया, वो लाइंस जो हम कॉमनली लिख सकते हैं सारी प्रॉब्लम्स में। कॉजेज का मतलब मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और इफेक्ट्स का मतलब है कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स के बाद हम किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? वी कैन टॉक अबाउट सम सर्वेज, वी कैन टॉक अबाउट सम सर्वेज और एग्जाम्पल्स। अब देखो सर्वेज और एग्जाम्पल्स का डिफरेंस क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर हम देखें तो ये दोनों चीज भी किसी किसी आर्टिकल में आ सकती है, और कोई कोई आर्टिकल ऐसा होगा जहां सिर्फ सर्वे आ सकते हैं या फिर जहां पे सिर्फ एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू राइट अबाउट पॉल्यूशन, ठीक है। तो सर्वे का मतलब क्या है यहाँ पे? सर्वे का मतलब है मैं एक ईयर सेंसस कंपैरिजन बताऊंगा कि भाई एज कंपेयर टू दिस सेंसस, मतलब ये जो साल था इसके कंपैरिजन में इस ईयर के अंदर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया मेट्रो सिटीज के अंदर। तो ये हमारा सर्वे हो सकता है। लेकिन एग्जाम्पल जो होता है वो किसका होता है? इंडिविजुअल का होता है। एग्जाम्पल किसका होता है? ऑफ एन इंडिविजुअल और अ विक्टिम। और किसका होता है? किसी विक्टिम का जो उस प्रॉब्लम से परेशान हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं पॉल्यूशन में तो एग्जाम्पल नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा हूं तो मैं दोनों चीजें बता सकता हूं। सर्वे भी बता सकता हूं कि किस तरीके से जो वुमेन हेरेसमेंट केसेस हैं वो इस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में इतने ज्यादा बढ़ गए। उसी जगह पे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैं किसी भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को भी ला के रख सकता हूं कि ये पर्टिकुलर केस जो था वो इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर हुआ था, जिसको इतना ज्यादा अटेंशन मिला था पूरे के पूरे कंट्री का। वी कैन टॉक अबाउट सो मेनी एग्जाम्पल्स इन आवर कंट्री इवन। हैव यू गॉट इट गाइस? ठीक है। तो सर्वे और हाँ बिल्कुल, सर्वे और एग्जाम्पल दोनों भी लिख सकते हो। अगर चाहो तो सिर्फ सर्वे भी लिख सकते हो। सर्वे में कंपैरिजन आ जाएगा 2 सालों का। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। आपने ये पूछा है कि क्या हम बना के खुद लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें रियल लिखना है, हम कोई भी बना के कंपोजिशन लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? बोलिए। देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मैं बता देता हूं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि बैकग्राउंड में आपको पॉजिटिव दिखाना है या नेगेटिव। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर टॉपिक एक प्रॉब्लम है तो आपको पॉजिटिव ही दिखाना है बैकग्राउंड, या अगर टॉपिक पॉजिटिव है तो आपको बैकग्राउंड नेगेटिव ही दिखाना है। बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट से उसे रिलेट करोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे सर्वे और एग्जाम्पल्स उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्या आ सकता है यहाँ पे? अगेन मैं बता देता हूँ, लास्ट में हमारा लास्ट पैराग्राफ जो होगा ये हमारे मेन 4 टॉपिक्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं गाइस, ठीक है। अब लास्ट के अंदर हमारा क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहला आएगा हमारा गाइस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? बोलिए। बिल्कुल, 3rd पैराग्राफ शुरू है। जहां जहां मैं स्पेस दे रहा हूं वहां से 3rd पैराग्राफ शुरू है, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर भी 2 कैटेगरीज है हमारी। सॉल्यूशन में भी हमारी 2 कैटेगरीज होंगी। एक तो होगा अवेयरनेस और दूसरा होगा एक्शंस, ठीक है। हम एक तो अवेयरनेस की बात कर सकते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो अवेयरनेस से सॉल्व होती हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट स्मोकिंग किल्स, सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज लीगल। आफ्टर 18 यू कैन डू दैट, बट अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो ये एक्शन से नहीं अवेयरनेस से सॉल्व होगी, ठीक है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे अगर वुमेन हेरेसमेंट केसेस की हम बात कर रहे हैं या फिर हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, तो इट इज समथिंग विच मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय, बिकॉज दैट इज यू नो लीगल एज पर द लॉ। तो वहां पे मैं एक्शन की भी बात कर सकता हूं, ठीक है।
अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए स्टेप्स भी बता सकते हो। यहाँ तक कि आप क्या बता सकते हो, स्टेप्स भी बता सकते हो, स्टेप्स टू रिमूव द इशू या स्टेप्स टू रिमूव द प्रॉब्लम, कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी बातें बता सकते हो अपनी, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन में बेसिकली हम ये लाइन लिख सकते हैं कि अगर हमने इस चीज के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया तो आने वाले टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो कितनी ज्यादा डेंजरस, कितनी ज्यादा घातक जो है वो साबित हो सकती है। और लास्ट में वी कैन राइट बाय, और उस पर्सन का नाम लिखा जा सकता है जिसने भी ये लिखा होगा। समझ में आया? अब देखो, आप टाइटल के बाद जब लिखोगे तो आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है, और अगर आप सबसे नीचे लिखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। नहीं, बुलेट मार्क्स में आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने बता दिया है, आपको पैराग्राफ सेंस के अंदर ही लिखना है। लेकिन स्टिल अगर आप बुलेट मार्क्स के अंदर कोई 2 3 4 5 पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स बताना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, वो अटेंशन कैरी करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब किसी टॉपिक पे लिख के देखते हैं, ठीक है। एक टॉपिक लेते हैं हम। कितने लोगों को पता है व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? कोई बताएगा? इमिग्रेशन ऑफ द यंग टैलेंट फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर कंट्री। बोलिए वंश। ऑब्वियसली मैं बता देता हूं जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि कोई भी यंग टैलेंट जो है हमारी कंट्री का, वो इमिग्रेट कर जाता है और दूसरी कंट्री में माइग्रेट करके वहां पे अपनी सर्विसेज को देता है, वहां पे वो अपनी जो एजुकेशन है जो भी उसने रिसीव की है उससे बेनिफिट करता है उस पर्टिकुलर नेशन को। तो ये एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर देखा जाए हमारी कंट्री का अगर यंग टैलेंट जो है वो अगर इमिग्रेट करके दूसरी कंट्री में चला जाएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कंट्री काफी ज्यादा सफर करेगी, या कंट्री विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस दैट मच। यस निशांत बोलो, क्या पूछना है? बिल्कुल, स्टेट पे भी हो सकता है, कंट्री पे भी हो सकता है, ये अब आपके ऊपर है आप किस बेसिस पे यहाँ पे लिख रहे हो। आप दोनों बेसिस पे भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में और कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा रहता है ये ब्रेन ड्रेन, ठीक है। अब मान लो मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ ब्रेन ड्रेन के ऊपर, अब मुझे बैकग्राउंड लिखना है, तो बैकग्राउंड के अंदर व्हाट डू यू थिंक मैं क्या लिख सकता हूँ? टेल मी। बताइए, किसी को पता है क्या लिख सकते हैं हम? यूथ इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, इवन प्रोग्रेस ऑफ कंट्री की भी हम बात कर सकते हैं ना। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें हम किसी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी बैकग्राउंड हम यूज करने वाले हैं उसे लास्ट में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से रिलेट करना है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूं। मान लो मैंने लिखा इट्स गुड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स and we wish to attain the utmost level of our life with all the luxuries which we can afford, with extreme labor which we put to bring the same। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। इस लाइन का मतलब क्या है बताओ? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? बताइए। जो मैंने यहाँ पे अभी लिखी है उस लाइन का मतलब क्या हो सकता है? इट्स गुड टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ व्हेन वी विश टू अटेन द अटमोस्ट लेवल ऑफ आवर लाइफ with all the luxuries which we can afford with the extreme level which we put to bring the same। देखो
अब किस तरीके से मैंने लिखा है मैं बता देता हूँ कि ये बहुत अच्छा है. इट्स गुड टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ. अपने बारे में सोचना बहुत अच्छा है. देयर इज नो इशू इन दैट एंड वी विश, और हम चाहते हैं टू अटेन, कि हम पाएं द अटमोस्ट लेवल ऑफ आवर लाइफ, मतलब अपनी लाइफ का जो सबसे सुप्रीम लेवल है वो हमें मिले. हम ये विश करते हैं विद ऑल द लग्जरी, जिसमें सारी की सारी लग्जरीज हो, है ना. और उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, विच वी कैन अफोर्ड विद एक्सट्रीम लेवल, अपनी बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ जो हम करते हैं इस चीज को पाने के लिए. अब इससे आगे कैसे रिलेट कर सकते हैं हम टॉपिक से, बताओ. व्हाट वी कैन राइट. बट इज इट गुड to compromise our duty to serve the nation which come in achieving all these things. अब इस लाइन का मतलब कोई मुझे बताएगा. But is it good to compromise our duty to serve the nation which come in achieving all, which come on the way in achieving all these things? चलो मैं बताता हूं. अब देखो, जब भी तुम एक आर्टिकल को लिख रहे हो ना, हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि तुम रीडर के साथ एक तरीके से बात कर रहे हो. इवन whenever we are writing an article or whether we are writing a debate, the main objective of the writer, the main objective of the person who is writing, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए कि वो किसी तरीके से जो रीडर की अटेंशन है वो ग्रैब कर सके और उसके साथ एक वन टू वे कम्युनिकेट कर सके. अब देखो, हम जब भी आर्टिकल लिखते हैं एक सिंपल वे में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम एक ऐसा आर्टिकल लिखें जहाँ पे हम रीडर्स के लिए एक क्वेश्चन फॉरवर्ड करें, एक क्वेश्चन पुट करें, साथ में कुछ कोट्स लेके आए जिनको हम जस्टिफाई करें अपने ओपिनियन के साथ, तो ये एक अलग चीज़ होती है. अब देखो हमने कैसे लिखा, हमने बैकग्राउंड में लिखा कि क्या इट्स गुड, मतलब ये बहुत अच्छा है अपने बारे में सोचना और विश करना कि हम अपनी लाइफ में सुप्रीम लेवल अचीव कर पाएं सारी की सारी लग्जरीज के साथ जो हम अफोर्ड कर सकते हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ उस चीज़ को पाने के लिए. पर क्या ये अच्छा है, क्या ये अच्छा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दें अपनी ड्यूटी अपने नेशन को सर्व करने के लिए जो हम कहीं ना कहीं फेस करते हैं इन सारी चीज़ों को पाने के लिए. तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट. यस, दिस इज द क्वेश्चन to be a victim of ongoing crisis of brain drain which our country is facing. It all happens when the young talent, अब देखो सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे. इट ऑल हैपन्स व्हेन द यंग टैलेंट ऑफ आवर कंट्री या ऑफ आवर नेशन चूज टू इमिग्रेट एंड ग्रैब द मोस्ट सुटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स. चूजेस आएगा, ठीक है. अब समझ में आया क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? मैं फिर से बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनना. देखो, ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द यंग टैलेंट ऑफ आवर कंट्री टू चूज द लग्जरीज विच दे आर गेटिंग आउटसाइड आवर कंट्री. मतलब जो यंग टैलेंट है हमारी कंट्री का, जो भी लोग हमारे स्कॉलर्स हैं, वो सारे के सारे हमारी कंट्री में अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करने की जगह ये चूज करते हैं कि वो बाहर की कंट्रीज की जो लग्जरीज हैं उनको अटेन करेंगे, ठीक है. और इसीलिए वो अपनी कंट्री को लीव कर देते हैं एंड दे चूज टू बिकम NRIs
और वो दूसरी कंट्रीज को सर्व करते हैं। तो मैंने सबसे पहली चीज़ आपको जो बताई थी अभी यहाँ पे वो ये थी कि हमारा सबसे पहला काम होता है बैकग्राउंड लिखना, कि वी आर गोइंग टू राइट द बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड क्या है टॉपिक का। ठीक है, तो बैकग्राउंड को हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से, जहाँ पे हम टॉपिक की बात ना करके कोई भी चीज़ बैकग्राउंड में कह सकते हैं। अब देखो, अगर तुम चाहते तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर ये कह सकते थे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट। अगर मैं इस तरीके से ना लिखता तो मैं बहुत शॉर्टली लिख सकता था, जो ईजिली समझ में आता किसी के भी, कि इट्स वेरी important to contribute in the development of our country, and indeed it is our national duty to do so, but most of the people have forgotten this and are becoming a poor bait of what? brain drain। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बैकग्राउंड में मैंने कैसे स्टार्ट करा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूट करना कंट्री के डेवलपमेंट में, और इंडीड ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम ऐसा करें। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, इसको भूल चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल की जगह अगर मैं बात करूं तो यहाँ स्कॉलर्स भी लिख सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं, उनको स्कॉलर्स कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स हैव फॉरगॉटन दिस एंड आर बिकमिंग अ पुअर बेट ऑफ ब्रेन ड्रेन व्हेन दे चूज टू वर्क इन अ डिफरेंट कंट्री for the sake of some more money। अब समझ में आया? बेट का मतलब होता है चारा बनना, बेट का मतलब होता है शिकार बनना। अब यहां पे क्लियर हुआ कि सबको? देखो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड लिखा है कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम कंट्री को डेवलप करें, ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम ऐसा करें। और मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स जो हैं वो ये भूल चुके हैं और वो एक बेट बनते जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन का। अब यहाँ टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया और फिर मैंने थोड़ा डिफाइन भी कर दिया कि इसका मतलब क्या है, कि जब वो चूज करते हैं एक डिफरेंट कंट्री को फॉर द सेक ऑफ सम मोर मनी और इमिग्रेट करके उस कंट्री को सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने यही चीज़ बहुत सिंपली लिखी है और इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ है ये यहाँ पे भी लिखी है कि भाई बहुत अच्छा है अपने बारे में सोचना। हम सब एक अटमोस्ट लेवल अटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ का, विद ऑल द लग्जरी जो हम अफोर्ड कर सकते हैं अपनी मेहनत से उस चीज़ को पाने के लिए। पर ये अच्छा होगा? ये रीडर से कुछ सवाल है, ये रीडर से सवाल कर रहा हूँ मैं कि क्या ये अच्छा है कि हम अपनी कंट्री को सर्व करना जो है इसको कॉम्प्रोमाइज कर दें उन चीज़ों को पाने के लिए? हाँ, क्या ये अच्छा है? येट यस, दिस इज द क्वेश्चन। और ये सच में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन है, एक विक्टिम है। ये क्वेश्चन है कि हम लोग क्या बन रहे हैं, विक्टिम बन रहे हैं ऑनगोइंग क्राइसिस का। और किस चीज़ की क्राइसिस, किस चीज़ की प्रॉब्लम? ब्रेन ड्रेन की, जो हमारी कंट्री फेस कर रही है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन मैंने पूछा तो फिर मैंने स्टेट कर दिया कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जब हमारा जो यंग टैलेंट है वो चूज करता है इमिग्रेट करना और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना और हमारी कंट्री पे सफर करती है। तो कहने का मतलब ओवरऑल मेरा यही है कि जब भी आप लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है। और बैकग्राउंड लिखने के बाद आप सब्जेक्ट पे आओगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो। अगर आप बहुत डीप सोच सकते हो तो आप उस सेंस के अंदर थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख सकते हो। इफ यू आर राइटिंग ऑन द सरफेस लेवल तो आप इजी वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इससे भी ज़्यादा ईजी बना सकते हो। यू कैन मेक इट मोर ईजी, लाइक इट कैन बी most of us want to live a better life and therefore we work hard throughout, we study, but we also have towards our nation which we must fulfill with our 100% what
efforts, but many people have forgotten this and they have become a victim of which problem? Brain drain, and they decide to serve another country for the sake of some good packages. ये वाला समझ में आया किस तरीके से लिखा? ये क्वेश्चन अगर आप पूछते हो कि एक बंदा अमेरिका जाता है, वहां जाके पढ़ाई करता है और फिर यहाँ पे आता है और इस कंट्री को सर्व करता है, तो वो ब्रेन ड्रेन किस कंट्री के लिए हुआ, ये आपका क्वेश्चन है. अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है. वैसे जो हम ब्रेन ड्रेन कंसिडर करते हैं वो हम कंट्री ऑफ ओरिजिन से कंसिडर करते हैं. अगर आपने किसी कंट्री में बर्थ लिया है ना, तो आप लाइबल हो उस कंट्री के लिए. समझ में आ रहा है? इफ यू आर गेटिंग बर्थ इन अ कंट्री, इट मीन्स यू आर लाइबल फॉर दैट कंट्री. तो आप उस सेंस के अंदर इस ब्रेन ड्रेन को कंसिडर करोगे. अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इस तरीके से हमारे को चीज़ें नहीं लिखनी. अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो और बारीकी से, तो आप इसको बेटर सर्च कर सकते हो गूगल पे, और वहाँ पे कई सारे ओपिनियन आ सकते हैं, क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे एक फिक्स आंसर इसका नहीं हो सकता. लेकिन स्टिल जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले बैकग्राउंड लिखना है, फिर हमें सब्जेक्ट पे आना है, फिर उसके बाद हमारे को बात करनी है किसकी बात करनी है, बताओ जल्दी. कॉमन लाइन्स. इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम विच इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. इट हैज़ बिकम कॉमन दीज डेज. कॉजेज क्या होते हैं ब्रेन ड्रेन के, आप सोच सकते हो. इफेक्ट क्या होता है इसकी वजह से, ये भी सोच सकते हो. सर्वे बता सकते हो. ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं आएगा, आपका सर्वे आ सकता है. आप सॉल्यूशन की बात कर सकते हो कि हमारी कंट्री में अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाए, अच्छी कंपनीज आएँ, अच्छे पैकेजेस मिले हैं और लोगों को नेशनल ड्यूटी को लेके अवेयर किया जाए, और ये सारी की सारी चीज़ें. और कंक्लूजन की अगर ये खत्म नहीं हुआ तो हमारी कंट्री कितनी जल्दी एक गलत डायरेक्शन में मूव करेगी और हमारी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी. बताइए. आर्टिकल राइटिंग में अच्छी कमांड पाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है गाइज, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी तो एक चीज़ है, अलग चीज़ है. अगर किसी की ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है तो वो ये ना सोचे कि भाई मैं तो खलीफा हूँ और मैं तो बहुत आगे निकल गया, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट थॉट्स. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होने के बाद थॉट्स भी होने चाहिए. फिर थॉट्स भी सबके पास होते हैं, लेकिन जेन्युइन थॉट्स किसके हैं. अब उन जेन्युइन थॉट्स को शेप में लेके आना, ये भी एक अलग चीज़ होती है. तो कोई भी एंड नहीं है किसी चीज़ का. लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहते हो परफेक्ट उस चीज़ को, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में, अच्छा ओपिनियन होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए. ठीक है. नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मैं ये ब्लूप्रिंट अगर लिखवा रहा हूँ ऐसा, अगर इधर उधर पॉइंट हो जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर मैं लिखवा रहा हूँ तो ये एक शेप है. आपके आइडियाज़ को शेप देने के लिए मैंने ये ब्लूप्रिंट लिखवाया है, क्योंकि आप शेप सही से नहीं दे पाओगे. आपके थॉट्स हैं आपके पास, लेकिन उसको शेप कैसे दें, किस सीक्वेंस में लिखें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. इसीलिए मैं ब्लूप्रिंट लिखवाता हूँ. आपको पहले इफेक्ट्स नहीं बताने ना. ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे ना कि वो क्या है, या उससे पहले आप कॉज बताओगे. तो ये एक तरीके का शेप है, जो सीक्वेंस है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा बेटर समझाने के लिए रीडर को. समझ में आया? तो गाइज ये हमारा पार्ट 1 है. ठीक है. इसके अंदर मैंने मेनली यही समझाया है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं और के बेसिस पे आप ऐसे लिख सकते हो. तो आप कोशिश करना कि आप इसको लिखो. तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इस ब्लूप्रिंट का. ठीक है. यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है.